वेलकम बैक गाइस। एज यू ऑल नो इट्स ड्यू टारगेट कॉमर्स। मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूं फिर से हमारे अकाउंट्स के कुछ आगे के बेसिक टर्म्स। इससे पहले कि मैंने अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर 2, इसमें मैंने पहले कुछ आगे के कॉन्सेप्ट्स डिस्कशन किए हैं। लेकिन अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखें, फिर बाद में आप इस वीडियो पे आएंगे तो आपको वो ये सारे कॉन्सेप्ट भी ढंग से क्लियर होंगे। तो मैं आज यहाँ पर बताने वाला हूँ आगे के कुछ कॉन्सेप्ट्स। तो आप पहले उस वाली वीडियो को देख लें, मैंने उसमें पहले के कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं, तो वो आपको मतलब समझने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। तो पहले आप उस वीडियो पे जाइए, फिर बाद में उसको समझने के बाद आप इस वीडियो पे आएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठिए और जो भी आपको पॉइंट अच्छा लगे, उसको इंपॉर्टेंट लगे, वो आप नोट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए इस वीडियो को जल्द से जल्द शुरू करते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, सबसे पहले जो मैं आपके साथ पॉइंट डिस्कस करूंगा वो यहाँ पर रहेगा हमारा क्या, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये फोर्थ कॉन्सेप्ट है। इससे पहले के 3 कॉन्सेप्ट मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ और ये अगला फोर्थ आता है जिसका नाम है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसका क्या मतलब होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये क्या कहता है गाइस कॉन्सेप्ट। डीके गोयल में गाइस इसके बारे में काफी मतलब लेंदी बहुत बड़ा दे रखा है, तो आप उसको पढ़ के कभी, आपने शायद डीके गोयल से अगर पढ़ रहे हैं तो आप उसको घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें मैं आपको इजीली कुछ आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, की पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो आप याद रखेंगे, उससे ही आपका सब कुछ समझ आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है, मान लीजिए कि आप बिजनेस के ओनर हैं और आपका बिजनेस है, तो आप क्या कर रहे हैं कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो आपका बिजनेस है वो एक अलग चीज है और आप एक अलग चीज है। अब ये क्या मतलब है कि वो बिजनेस एक अलग चीज है, मैं अलग चीज हूं। इसका मतलब गाइज ये है कि मतलब कि एक एक्ट में डिफाइन किया गया है कि बिजनेस एक अलग चीज है और जो उसका बिजनेस का जो ओनर है वो एक अलग चीज है। अब कैसे अलग है, मान लीजिए कि बिजनेस अपने नाम से ही जाना जाता है, वो अपने नाम से ही क्या कर सकता है, मतलब साइन तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ उसकी एक कॉमन सील होती है जिसके जरिए वो सिग्नेचर वगैरह भी कर सकता है। तो मतलब बिजनेस एक अलग चीज है और ओनर जो है वो अलग चीज है। जैसे बिजनेस में अगर उसने कैपिटल लगाई तो बिजनेस के अगर ओनर ने क्या किया, बिजनेस में पैसा लगाया, तो अब ये बिजनेस की जिम्मेदारी है कि वो उसको वापस पे करे। इसलिए बिजनेस के लिए क्या है, ये बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है। मान लीजिए आपकी ये फर्म है, ये कोई आपकी गाइस फर्म है और ये आपका कोई ओनर है, तो ओनर ने अगर इसमें पैसा लगाया है तो ये चीज तो अलग है और ओनर अलग है। इसने इसको अगर पैसा दिया है तो ये क्या एक्सपेक्ट करता है कि इससे वापस पैसा मिलेगा, तो ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। तो ये कौन बताता है, हमें बताता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। आपको समझ आया होगा क्या पॉइंट्स क्या क्या है। सबसे पहले आपका एक बिजनेस होना चाहिए, तो बिजनेस है उसमें क्या होना चाहिए कि वो एक दोनों में सेपरेट होना चाहिए, कि ओनर अलग होना चाहिए और बिजनेस अलग होना चाहिए। तो सेपरेट लीगल एंटिटी होनी चाहिए और डिस्टिंक्ट होने चाहिए। किससे डिस्टिंक्ट होने चाहिए गाइस, ओनर से, क्रेडिटर से, मैनेजर से। जो आपका बिजनेस है वो किससे डिस्टिंक्ट होना चाहिए, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है गाइस भिन्न, किससे अलग होना चाहिए, ओनर से, क्रेडिटर से, मैनेजर से। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है गाइस, देखिए द ओनर ऑफ द बिजनेस इज ऑलवेज कंसिडर एज ए डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। ये कौन कहता है, बिजनेस एंटिटी कहता है कि जो ओनर है बिजनेस का वो हमेशा बिजनेस से अलग माना जाएगा। ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बताता है। अब दूसरा आता है, देखिए अगला हमारा आता है, इसी में ही पॉइंट है, मतलब कि प्रोप्राइटर इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। मान लीजिए प्रोप्राइटर ने अगर बिजनेस, प्रोप्राइटर क्या है, ओनर ही प्रोप्राइटर है गाइस। तो प्रोप्राइटर क्या है, बिजनेस के लिए क्या है, क्रेडिटर है। क्रेडिटर का मतलब है कि अब वो उसके लिए बिजनेस को पैसा प्रोप्राइटर को देना, इसलिए उसके लिए क्या है, बिजनेस के लिए एक क्रेडिटर है। गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज ट्रीटेड एज ड्रॉइंग्स। अब मान लीजिए सिर्फ ओनर ही थोड़ी बिजनेस के लिए बना रहेगा, ऐसा हो सकता है कि जो ओनर था उसने बिजनेस में से कुछ निकाल लिया, गाइस, तो वो क्या हो जाएगा, वो उसके लिए अब लाइबिलिटी हो जाएगी कि उसको बिजनेस को वापस देना है। अब उसने निकाला तो वो बिजनेस को देगा, क्योंकि बिजनेस से अगर वो कुछ बिजनेस में दे रहा तो वो बिजनेस से एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो कुछ देगा। अब इसी तरीके से इसने क्या किया, वहां से कुछ गुड्स क्या होते हैं, जिस वस्तु में हम डील करते हैं गाइस, ठीक है, तो उसने वहां से कुछ ड्रॉ कर लिए और विड्रॉ कर लिए, निकाल लिए, तो वो क्या कहलाएगा, ड्रॉइंग्स कहलाएगा गाइस, ठीक है। आई होप क्लियर। अगला आता है 5th पॉइंट,
मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, इसके बारे में मैंने पहले भी बहुत डीपली डिस्कशन किया हुआ है। मतलब क्या है इसका? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि आप सिर्फ वही चीजें बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे जिसको आप क्या कर सकते हैं गाइस, मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। आप मनी की टर्म्स में मेजर करने का मतलब क्या है? जिसको आप पैसे के रूप में दिखा सकते हैं। मान लीजिए एक प्रोडक्शन मैनेजर है और एक सेल्स मैनेजर है, दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, क्वेरल हो गया गाइस। अब क्या उस झगड़े को आप पैसे के रूप में दिखा पाओगे? उससे नुकसान तो होगा आपका, कि नुकसान वो उसने प्रोडक्शन सेल्स मैनेजर ने छोड़ दिया आपके बिजनेस को, तो इससे आपको नुकसान होगा, लेकिन आप क्या उसको पैसे में दिखा पाओगे? नहीं दिखा पाओगे। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहता है हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि उस चीज को आप बुक में नहीं लिखोगे जिसको आप पैसे के रूप में नहीं दिखा सकते। अगर आप उसको पैसे के रूप में दिखा पा रहे हो तो आप उसको बुक में रिकॉर्ड करोगे। ये कौन कहता है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मैंने इसी का ही यहाँ पे लिखा हुआ है। ओनली दोज ट्रांजेक्शन एंड इवेंट आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग which are capable of being expressed in the terms of money। जो कैपेबल हो, जो समर्थ हो, जो इस चीज में समर्थ हो, जिसको पैसे के रूप में दिखा सके, सिर्फ वही आप क्या करोगे? बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। इसका एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, क्वेरल बिटवीन द प्रोडक्शन मैनेजर एंड द सेल्स मैनेजर। आई होप क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे 6th पॉइंट पे, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अब देखिए अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या कहता है गाइस? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट बताता है कि आपको कब पता चलेगा कि आपको फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? जब आपका बिजनेस बंद होगा। मतलब इस तरीके से आप एक बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, तो जब आपको बिजनेस पूरा बंद होगा, वाउंड अप करोगे जब आप बिजनेस को, तो आप क्या देखोगे कि आपको कितने का फायदा हुआ, कितने का नुकसान हुआ है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप मतलब हर साल बिजनेस को बंद करके देखोगे कि आपको कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ है। तो हमने इसके लिए क्या लाया गाइस? एक तरीका लाया कि हम बिजनेस को बंद किए बिना भी हमें जान सके कि हमें कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। तो इसके लिए हमने क्या किया? कुछ पीरियड डिसाइड कर लिया कि हम हर साल इस पीरियड पे क्या करेंगे कि देखेंगे कि हमें कितने का फायदा हो रहा है, कितने का नुकसान हो रहा है। उसे ही हमने क्या कहा? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अब अकाउंटिंग पीरियड में क्या आ जाता है? हम क्या करते हैं, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का क्या करते हैं गाइस? हमने अकाउंटिंग पीरियड डिसाइड किया हुआ है। ये हमारा क्या है? अकाउंटिंग ईयर है गाइस, जिसको हम सभी फॉलो करते हैं। कई लोग कैलेंडर ईयर भी फॉलो करते हैं नॉर्मली 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक के लिए, लेकिन ज्यादातर क्या फॉलो किया जाता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो इसमें हम देखते हैं कि हमें कितना फायदा हुआ है। 1 अप्रैल को हमारा अकाउंटिंग ईयर शुरू होता है और 31 मार्च को अकाउंटिंग ईयर एंड होता है। तो ये क्या होता है? हमारा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। As the business is intended to continue indefinitely for a long period of time। क्योंकि हम क्या मानते हैं कि बिजनेस कभी भी जल्दी खत्म नहीं होगा, तो वाउंड अप करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर वो जल्दी खत्म नहीं होगा तो उसको किस तरीके से, कि अगर जल्दी खत्म नहीं होने वाला तो फिर बाद में तो वो लंबे समय तक चलेगा, और हम उसको बंद करने के मूड से तो कभी खोलते नहीं है जल्दी से। इसीलिए क्या कहा गया? हमने अकाउंटिंग पीरियड डिसाइड किया। इसे ही क्या कहा जाता है गाइस? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। आपको समझ आ गया होगा। अब अगला आता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अब हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है गाइज अकाउंट, देखिए ACC मैंने लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एन एसेट इज ऑर्डिनरीली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द प्राइस एट विच इट वाज एक्वायर्ड। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब क्या है गाइज कि हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपने जितने की वस्तु खरीदी है, जितने की आपने जो भी मतलब गुड्स खरीदे थे, आपको वो उसी रेट पर दिखाने हैं। मतलब नेक्स्ट ईयर भी आप उसको उसी रेट पर ही शो करेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। ये कौन कहता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। मतलब मार्केट वैल्यू के हिसाब से अगर चेंज करके आप अलग दिखा रहे हो, मैंने 10 रुपए का पेन खरीदा था, अब मैं मार्केट वैल्यू बदल गई, 15 रुपए का बिक रहा है, तो मैं क्या कहूंगा कि 15 रुपए का पेन है? नहीं गाइस, जितने का था पहले हिस्टोरिकल कॉस्ट कहता है उतने का ही आपको नेक्स्ट ईयर भी दिखाना है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एन एसेट इज, एसेट गाइस क्या है? फिक्स एसेट। मतलब मशीन खरीदी आपने तो आपको नेक्स्ट ईयर भी मशीन की वैल्यू उतनी ही बतानी है। एसेट इज ऑर्डिनरीली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द प्राइस एट विच इट वाज एक्वायर्ड। जिस प्राइस पे खरीदी गई है उसी प्राइस पे इसको आपको दिखाना होगा। ऐसा कौन कहता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है। आई होप गाइज आपको एक क्लियर हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई गाइज तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आप आगे की वीडियोस का एंजॉय कर सकें और पढ़ाई मजे से कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।